बाजार में करेक्शन का दौर कहें या कंसोलिडेशन का दौर काफी लंबा चल गया। हम जानते हैं कि सितंबर 2024 के बाद से ही ये करेक्शन का दौर है और उम्मीद है कि अब रिकवरी आएगी। तो ये जो कंसोलिडेशन का दौर है कितना लंबा चलेगा, क्या और गिरावट बाकी है, क्या बड़े रिस्क है, तमाम पहलुओं पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जाने माने मार्केट एक्सपर्ट आनंद टंडन साहब है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला बिजनेस 24 टीवी के लिए। सर, सबसे पहला सवाल मेरा यही होगा, कब तक ये रिकवरी की उम्मीद करें? बाजार में रिकवरी लंबी अवधि में तो आती है, ये तो इन्वेस्टर जानते हैं, लेकिन कब? ये बहुत समय काफी ज्यादा हो गया, करीब करीब पौने 2 साल हो गए हैं। कब तक उम्मीद करनी चाहिए रिकवरी की सर? तो उम्मीद का इसका कोई सवाल का आसान जवाब नहीं है। फिलहाल आपको ये देखना है कि बाजार क्यों नहीं चल रहा है। तो इसका सबसे सीधा कारण ये है कि खाली भारतीय निवेशक जो है वो खरीदारी कर रहे हैं और बाहर से कोई पैसा नहीं आ रहा, बल्कि पैसा बाहर निकल रहा है। और ये आपने देखा कई महीनों से चल रहा है, भले वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हो या कंपनियां हो। बाहर की कंपनियां भी जो यहाँ लिस्टेड है वो पैसा निकाल रही हैं, और इसलिए निकाल रही हैं क्योंकि इंडिया में जो वैल्यूएशन था वो काफी हाई था कंपेयर टू ग्रोथ। तो आपकी जो ग्रोथ हो रही है और उसके बदले में आप जितना पैसा डाल रहे हैं बाजार में, उसमें थोड़ा सा डिस्कनेक्ट है अगर आप बाकी दुनिया के कंपैरिजन में देखें। इस वक्त क्या हो गया है कि जो ग्रोथ के सेक्टर्स हैं वो और भी छोटे हो गए हैं, और इस वक्त सिर्फ 3-4 ही क्षेत्र ऐसे हैं जो कि सबको पता है। एआई है, सेमीकंडक्टर है, पावर है और कमोडिटीज है, जहां पर सब इंटरनेशनल निवेशक सब उसी में घुसे हुए हैं, क्योंकि वहीं पे अर्निंग्स की ग्रोथ आ रही है। और बाकी सब जगह जो है, मतलब ग्रोथ है लेकिन बहुत ही कम मात्रा में ग्रोथ है। 8-10% की ग्रोथ आपको दिख रही है। आप यूएस मार्केट में भी देखें तो अगर आप बड़ी कंपनियों को निकाल दें, ये 6-7 कंपनियों को, तो उसमें आपको बाकी 10% से कम ग्रोथ नजर आती हुई रहेगी। तो उसमें अगर आप भारतीय बाजार जो है आज भी 20 टाइम ट्रेड कर रहा है, तो इसलिए कोई बहुत अट्रैक्शन किसी को नहीं देख रहा है। अगर वो बहुत सस्ता होता तो वैल्यू इन्वेस्टर आते, अगर बहुत महंगा होता तो लोग बेच के चले जाते। अभी फिलहाल वो नो मैन्स लैंड में है, जहाँ पे ग्रोथ भी बहुत तगड़ी नहीं है और वैल्यू भी बहुत बढ़िया नहीं है। तो जब तक ये दोनों में से एक चीज करेक्ट नहीं होगी, तब तक बाजार ऐसे साइडवेज ही रहेगा। ओके सर, अभी भी आपको लगता है कि ये करेक्शन के बाद भी अभी भी इंडियन मार्केट में वैल्यूएशंस अभी भी महंगे आपको लग रहे हैं, या रीजनेबल वैल्यूएशंस के आसपास अब आ रहे हैं धीरे धीरे? इंडेक्स को अगर आप उसके हिस्ट्री के साथ कंपेयर करें तो आप ये कह सकते हैं कि करीब करीब रीजनेबल लेवल पे आ गया है। लेकिन इंडेक्स का कंपोजिशन अगर आप देखें तो इस वक्त जितनी कंपनियां पहले जो लीड करती थी, जैसे आईटी क्षेत्र था सबसे बड़ा, जहां पे बहुत ज्यादा प्रॉफिट आती थी, एक कंपनी टीसीएस जैसी करीब करीब 50,000 करोड़ का प्रॉफिट बनाती थी, उसमें अब जो है बिजनेस मॉडल के ऊपर काफी सारे चिन्ह लग गए, प्रश्न चिन्ह, कि वो कब तक सस्टेन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ग्रोथ तो दिख नहीं रही है, ग्रोथ के अलावा इसमें डी ग्रोथ हो सकती है क्या। तो अगर ये कंपनियां सस्ती हो गई हैं, वो इसलिए सस्ती हो गई क्योंकि बिजनेस एज यूजुअल आज नहीं है। जो पहले आप ये उम्मीद करते थे कि हर साल 10-15% की बढ़त आएगी, अब ये संभावना बढ़ चुकी है कि 10% में की कमी आ सकती है, ये नहीं कि वो ग्रोथ आए। तो अगर ये सस्ते हो रहे हैं तो इसका कारण ये है। बाकी कंपनियां जो सस्ती हुई, कोई सस्ती खास नहीं हुई है, क्योंकि आप देखें जितनी कमोडिटी कंपनियां हैं वो काफी हद तक चढ़ चुकी हैं। आज के दिन भी ऑटो सेक्टर की कंपनियां जो हैं वो काफी हिस्ट्री के हिसाब से, अगर आप 10 साल पहले का पी देखेंगे और आज का, तो ग्रोथ उस समय ज्यादा थी और वैल्यूएशन आज के दिन ज्यादा है। तो एट अ मैक्रो लेवल इंडेक्स भले ही लग रहा होगा कि अपने एवरेज ट्रेडिंग वैल्यू पे आ गया है, लेकिन कॉम्पोजिशन वाइज जो आप खरीद सकते हैं, जहाँ पे ग्रोथ अभी भी आ रही है, वो महंगा हो गया। और जहां पे ग्रोथ में थोड़े से सवालिया निशान उठ गए, वो थोड़े से सस्ते हो गए। तो इसके कारण अभी भी कोई ऐसा क्षेत्र साफ नजर नहीं आता है जिसमें आप आराम से कह सकते हैं कि हाँ ये सस्ता भी है और ग्रोथ भी बरकरार है। ओके। अभी आपके अगर मैं बात करूं कि कौन से ऐसे सेक्टर है जो आपको महंगे लग रहे हैं, उनके स्टॉक्स आपको लग रहे हैं कि अभी भी ये महंगे हैं, इस सेक्टर से दूर रहना चाहिए, वो कौन सा सेक्टर होगा सर अभी? कुछ ही सेक्टर है जैसे जिसमें ग्रोथ है, जैसे मैंने कहा पावर रिलेटेड सारे क्षेत्रों में ग्रोथ है। इंडिया में स्पेशली ट्रांसमिशन के ऊपर काफी तवज्जो दिया जा रहा है। इसके कारण आप कोई भी ट्रांसमिशन रिलेटेड कंपनी है, पावर इक्विपमेंट ये कंपनी है, वो काफी बढ़िया कर रही है। लेकिन इसके साथ साथ करीब करीब सारी कंपनियां 50-60 टाइम अर्निंग्स पे चल रही हैं। और ये भी एक साइकिल होता है, आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, उस समय डिमांड बढ़ता है, इस तरह की कंपनियों के ऑर्डर बुक्स बढ़ जाते हैं। लेकिन ये 60 साल तक चलना मुश्किल। तो इसलिए अगर 50-60 पी पे आप इसको खरीद रहे हैं, तो आप इसमें शेयर के हिसाब से कितना प्रभाव पड़ सकता है आपके पोर्टफोलियो पे, ये थोड़ा सा कहना मुश्किल रहेगा। लेकिन आप ये जरूर कह सकते हैं कि इसमें अर्निंग्स ग्रोथ आएगी
और इसके कारण यहाँ पे गिरावट बहुत ज्यादा, अगर मार्केट थोड़ा सा और वीक हुआ तो शायद यहाँ पे गिरावट कम आए या नहीं आए, क्योंकि इसमें अर्निंग्स का कम से कम फ्लोर रेज हो रहा है। जो ओह, क्षेत्र, जैसे मैंने पहले भी कहा, जो क्षेत्र जहाँ पे ग्रोथ नहीं है वहां पर आपको सस्ता दिखता है ऑप्टिकली, लेकिन वहां पे क्योंकि ग्रोथ नहीं है इसलिए कहना मुश्किल है कि वो कब कहाँ तक गिर सकता है। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जैसे बैंकिंग का क्षेत्र है, जो कि जहाँ पे ग्रोथ भी आने की पूरी संभावना है, और जो क्योंकि एफआई सेलिंग हो रही थी और वहां पे कुछ हद तक पिछले कुछ सालों में उतनी ग्रोथ नहीं आई है, तो वो थोड़े से सस्ते हो गए हैं। और वो मार्केट लीडिंग सेक्टर है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर बैंक देखें तो शायद वो अपने हिस्ट्री के हिसाब से कम वैल्यूएशन में ऑलमोस्ट 1/3 कम होंगे, लेकिन उसके बाद और उसमें ग्रोथ भी आना अब शुरू हो गई है क्योंकि क्रेडिट डिमांड बढ़ रही है। लेकिन वहां पर क्योंकि एफआई ज्यादातर खरीदारी करते थे इसलिए वहां पे बिकवाली भी ज्यादा आई है। तो ये ऐसे शायद इक्का दुक्का सेक्टर आपको मिल जाएंगे जहां पर आप अगर वैल्यू इन्वेस्टर हैं तो आप उसको खरीद सकते हैं। ओके सर, अभी हम लगातार देख रहे हैं कि आईटी में भी दबाव है, मेटल्स में भी बिकवाली चल रही है, लेकिन डिफेंसिव सेक्टर्स वगैरह में ठीक ठाक खरीदारी हो, चाहे वो सीडीएमए स्पेस हो, फार्मा हेल्थ केयर वगैरह हो, यहाँ पर ठीक ठाक खरीदारी दिख रही है। तो क्या ये दौर अभी जो चल रहा है वो डिफेंसिव का है और उन्हीं के साथ अभी रहना चाहिए? तो मैं इसको डिफेंसिव नहीं कहूंगा, क्योंकि इसमें ही इन क्षेत्रों में ही ग्रोथ है। तो मार्केट जो है वो हम लोग जो डिफेंसिव कहते हैं वो आप शायद कुछ हद तक ये मान के चलते हैं कि इसमें स्लोअर ग्रोथ है। तो जब बाकी क्षेत्रों में ग्रोथ ज्यादा आ जाती है तो वो जल्दी बढ़ना शुरू हो जाते हैं, और इनकी जो स्टेडी ग्रोथ है वहां पर शायद थोड़ी सी तवज्जो कम देना शुरू कर देते हैं निवेशक इस वक्त, क्योंकि बाकी क्षेत्रों में ग्रोथ नहीं आ रही है। इसके कारण हेल्थ केयर, फार्मा जैसी कंपनियां जो है फिलहाल अट्रैक्टिव लग रही हैं ग्रोथ के मामले में। फार्मा स्पेसिफिकली हमको अच्छा लगता है क्योंकि फार्मा में एक तो एक्सपोर्ट का जो एक दौर चला था कुछ सालों पहले, जहां पर क्योंकि यूएस में स्पेसिफिकली कंसोलिडेशन चल रहा था उनके डिस्ट्रीब्यूशन में, और उसके साथ साथ काफी सारे कंपनी आ गई थी जो जेनरिक फार्मा में थी, तो इसलिए प्राइस के भी ऊपर प्रॉब्लम हो गई थी। अभी जो है आपने देखा ऑलरेडी सेमीग्लुटाइड और इस तरह के काफी सारे ड्रग्स जो है ऑफ पेटेंट गए हैं, जिसके कारण पाइपलाइन जो है वो स्पेशलाइज्ड ड्रग्स के लिए काफी अच्छी हो गई। और इसके साथ साथ जो कंसोलिडेशन यूएस में था वो कुछ हद तक कम हो गया। तो इंडियन ग्रोथ तो ऑलरेडी 11 से लेकर 13% बढ़ती रहती है वॉल्यूम के हिसाब से। इसके साथ साथ जो एक्सपोर्ट की ग्रोथ थी जो कि कुछ हद तक कम हो गई थी, वो अब फिर से तैयार हो गई है। तो मेरे हिसाब से फार्मा जैसी जो कंपनियां हैं, स्पेशली दोज जो रेगुलेटेड मार्केट में भी सेल करते हैं इंडिया के अलावा, मुझे काफी ठीक ठाक लगते हैं। और उसमें कोई रेगुलेटरी प्रॉब्लम आना इस वक्त थोड़ा सा कम संभावना दिख रही है, क्योंकि यूएस को भी इस तरह के ड्रग्स चाहिए। जहां रही हेल्थ केयर की बात, हॉस्पिटल्स ऑलरेडी काफी महंगे हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि वहां पे कंसोलिडेशन काफी जोर शोर से चल रहा है, आपने देखा बहुत सारे छोटे हॉस्पिटल जो है उनको कंसोलिडेट करके बड़े चेन्स में बनाया जा रहा है। तो इसलिए कैपेसिटी जो है वो हालांकि बढ़ रही है, लेकिन बढ़त होती है एक हॉस्पिटल में कुछ 300-400 बेड की, डिमांड काफी अच्छी ग्रोथ होती है, क्योंकि जो भी अफोर्ड कर सकता है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से निकल के प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहता है। तो इसलिए अभी भी वहां पर डिमांड काफी है, और इसलिए वहां पे भी ग्रोथ बरकरार रहेगी। वैल्यूएशन थोड़ा सा हायर एंड है, लेकिन वो अभी भी आउट ऑफ रेंज नहीं है। ओके, तो आउट ऑफ रेंज नहीं है, तो वैल्यूएशन के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा महंगे नहीं है हेल्थ केयर सेक्टर भी, और फार्मा में तो आपको वैल्यू और ग्रोथ नज़र आ ही रही है। सर, अब थोड़ा मैं इसको ऐसे बात करते हैं सर, अगर मैं रिस्क और रिवॉर्ड के हिसाब से अगर देखूं तो लार्ज कैप और मिड कैप, स्मॉल कैप के मुकाबले कहाँ आपको ज़्यादा अभी रिस्क नज़र आ रहा है और रिवॉर्ड कहाँ ज़्यादा बेहतर है? अगर इस लार्ज कैप मिड कैप में अगर कोई ऐसी थीम भी हो जो आपको पसंद आ रहा हो कि जहाँ पे रिवॉर्ड बेहतर लग रहा है, तो वो थीम भी बता सकते हैं। मैं इस वक्त अगर जब मार्केट में तनाव ज्यादा रहता है और ये साफ नहीं रहता है कि किस डायरेक्शन में जाता है, तो उस वक्त मैं लिक्विडिटी के ऊपर ज्यादा तवज्जो देता हूँ। तो मेरे हिसाब से, हालांकि कई लोग ऐसा बोल रहे हैं कि मिड कैप और स्मॉल कैप का वैल्यूएशन कम हो गया है, मेरा मानना यह है कि जब मार्केट में वॉलेटिलिटी हाई हो जाती है, जब उतार चढ़ाव ज्यादा हो जाता है, तो उस वक्त छोटी कंपनियों के ऊपर प्रभाव ज्यादा पड़ता है। तो मैं ये कहूंगा कि अगर दो चीजें हैं यहाँ से, एक तो ग्रोथ आपकी कहाँ पे आएगी, तो अगर वॉलेटिलिटी ज्यादा है तो ग्रोथ में प्रॉब्लम हो सकती है। लार्जर कंपनीज में ग्रोथ में थोड़ा स्टेडी ग्रोथ रहती है। जहां तक निवेशक का हिसाब है, अगर आप ये समझ के चल रहे हैं कि बाजार तब घूमेगा जब विदेशी निवेशक वापस आना शुरू होंगे, तो वो भी लार्ज कैप से शुरू करेंगे, वो स्मॉल कैप में नहीं जाने वाले। तो मेरे हिसाब से जैसे जैसे वॉलेटिलिटी बढ़े, आप थोड़ा पोर्टफोलियो अपना लार्ज कैप की तरह ही ले लें,
रिस्क के हिसाब से। भले वो ग्रोथ शायद थोड़ी कम दिखे कुछ दिनों के लिए, लेकिन वॉलेटाइल मार्केट में स्मॉल कैप चलना मुश्किल रहता है मेरे हिसाब से। बाकी बचा कहाँ पे आपको सेक्टर्स ग्रोथ, आपको कहाँ पर सेफर रहते हैं, तो जहां पर आपको ग्रोथ मिलेगी या जहां पर आपको श्योरिटी है कि अर्निंग्स फिर भी आ रही हैं, वहां पे ही आपको कुछ हद तक कंसंट्रेट करना चाहिए। तो फिलहाल लार्ज कैप में अगर आप देखेंगे तो जैसे मैंने कहा, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, टेलीकॉम है। टेलीकॉम में भी अगेन कोई सस्ता शेयर नहीं दिखेगा, लेकिन उसमें ये पक्का है कि ग्रोथ जो है वो आएगी, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट फेज था कंपनियों का वो पीछे चला गया। अब कैश फ्लो जो है डायरेक्टली आपके पास आता है। इसलिए आपने देखा जैसे भारती ने अनाउंस किया कि वो अब फाइनेंशियल सर्विसेज में अपना तवज्जो बढ़ा रहे हैं और इन वहां पे निवेश करना चाहते हैं, क्योंकि एक और क्षेत्र चाहिए जहां पे वो ग्रोथ कर पाए। तो इस तरह के क्षेत्रों में अभी भी मेरे हिसाब से अगर पोर्टफोलियो डायरेक्टेड रहेगा तो उसमें वॉलेटिलिटी भी कम रहेगी, और जब ग्रोथ रिज्यूम होगा तो यहाँ पे ग्रोथ पे आने की संभावना ज्यादा है। ओके सर, ये जो फोर्थ क्वार्टर के जो नतीजे थे ये यहाँ पर उतने खराब नहीं थे जितने आशंका लगाई जा रही थी। क्या अब जो पहले क्वार्टर के नंबर पे उसका असर दिखेगा यूएस ईरान वॉर का और जो भी कॉस्ट एस्केलेशन हुए हैं? और अगर क्या लग रहा है अगले जो 2 तिमाही होंगे वो कौन सी सेक्टर के लिए बेहतर आपको दिख रहा है और कहाँ पर दबाव दिख सकता है न अर्निंग्स के लिहाज से? इस तिमाही के नतीजे तो काफी अच्छे थे, बल्कि मेरे हिसाब से वो अनुमान से ज्यादा ही थे। बिल्कुल। बट उस समय ज्यादा प्रभाव नहीं था ये मिडिल ईस्ट की जो लड़ाई चल रही है उसका। अगले 2 तिमाही में जरूर प्रभाव आएगा, क्योंकि अब गवर्नमेंट ने भी तेल के दाम, कच्चे तेल के दाम बढ़ाना शुरू कर, जो कच्चे तेल के दाम बढ़े हुए थे यहाँ पर उन्होंने रिटेल लेवल पे भी दाम बढ़ाना शुरू कर दिया है। उसके साथ साथ थोड़ा हद तक फर्टिलाइजर पे और बाकी प्लास्टिक्स के ऊपर भी प्रभाव पड़ा है। तो एक तो इन्फ्लेशन ऊपर बढ़ जाएगी, और इसके साथ साथ जो हम अभी तक इंडिया की ग्रोथ जो है अगर आप देखें तो ये अनुमान लगा के चल रहा था कि हम चाइना +1 की तरह से एक्सपोर्ट करेंगे। अब ये मामला हो गया उल्टा, क्योंकि कोई भी कंट्री चाहती है कि वो खुद अपने यहाँ ही बनाए और जहां तक हो सके इम्पोर्ट ना कर पाए। और अगर आपने जैसे यूएस के अलावा कहीं और चाइना में कंपटीशन करना शुरू किया तो वो आप कर नहीं सकते, क्योंकि अगर आप टैरिफ उनके अगेंस्ट नहीं है तो उनकी कैपेसिटी इतनी ज्यादा है हमारे कंपैरिजन में, और वो जिस रेट पे एक्सपोर्ट करते हैं वो हम नहीं कर सकते। आप क्लासिक केस देखिए सोलर का, तो सोलर की कैपेसिटी जो है चाइना में दुनिया भर की डिमांड से 130% है। तो अगर आपने उनके साथ डायरेक्टली हेड टू हेड कंपटीशन करने गए तो आप इंडिया में भी बेच नहीं पाएंगे। वो अलग बात है कि इंडियन गवर्नमेंट ने भी टैरिफ लगा के रखा है, यूएस ने भी टैरिफ लगा के रखा है चाइना के अगेंस्ट, इसलिए इंडिया का कुछ एक्सपोर्ट यूएस जा सकता है। तो अगर आपका एक्सपोर्ट क्वेश्चन मार्क हो जाता है कि आप वो कुछ ही जगह फिलहाल डाल सकते हैं, पीएलआई स्कीम जो है वो तभी फायदामंद हो सकती है जब आप पूरे मार्केट में compete कर पाए, और ज्यादातर जैसे मैंने कहा देश जो है वो अपना टैरिफ बढ़ाना शुरू कर चुके हैं। तो एक्सपोर्ट के ऊपर थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क हो जाता है कि आप कहाँ तक और कितनी जल्दी ग्रो कर पाएंगे। तो नेट नेट जो है आपके पास बहुत ज्यादा क्षेत्र नहीं है जिससे आप कुछ बहुत प्रभावशाली असर निकाल लें मार्केट के ऊपर। तो मार्केट आपका जो है वो कुछ हद तक रिटर्न्स का एक्सपेक्टेशन भी आपको थोड़ा सा कम ही रखना पड़ेगा इस वक्त। ओके, तो हम चलिए 1-2 क्वार्टर तो डेफिनेटली यहाँ पे चैलेंजिंग रहेंगे ही। सर एक सवाल और, आप एफआईआईज़ की भी लगातार जो बिकवाली थी वो बात आपने शुरुआत में की ही, लेकिन कब तक डीआईआई संभालेंगे? लगातार संभाल रहे हैं, लगातार एक तरफा बिकवाली चल रही है। क्या अब एक बड़ा रिस्क डीआईआईज़ की तरफ से भी आ सकता है? जैसे ही एसआईपी के नंबर कम शुरू हुए, रिटेल इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट अगर उनके पैसे लंबे समय तक नहीं बने, उनके रिडम्पशंस अगर प्रेशर बने, क्या वो रिस्क भी आप देख रहे हैं क्या? देखिए, 2 चीजें हैं जो फॉरेन इन्वेस्टर्स को तंग कर रही हैं। एक तो ग्रोथ नहीं है, दूसरा जो है करेंसी के ऊपर काफी प्रभाव पड़ गया, इसलिए उन्होंने जो भी निवेश किया था, अगर आपने $85 पर डॉलर पे डाला था और अब 95 हो गया है तो ऑलरेडी आपका 10% से ज्यादा लॉस हो चुका है। तो इसके कारण भी कोई इंसेंटिव नहीं है कि वो जल्दी घूम के आए। अब ये सेकंड पार्ट जो है कुछ हद तक संभाली जा चुकी है, क्योंकि गवर्नमेंट के अभी जो पॉलिसीज चेंज हुए हैं टैक्सेस के, और इसके साथ साथ इंटरेस्ट सबवेंशन के बैंकों के लिए फॉरेन करेंसी लोन्स लेने के लिए, उससे जो है हो सकता है कि आपके पास काफी हद तक पैसा बाहर से आता हुआ नजर आए। स्पेशली क्योंकि एनआरआई एफसीएनआर डिपॉजिट के ऊपर क्या रेट आता है वो देखना पड़ेगा, लेकिन उम्मीद यही लगाई जा रही है
कि FCNR डिपॉजिट का रेट ऐसे रहेंगे कि फॉरेन बैंक से आप बोरो करके 5 टाइम या 10 टाइम लिवरेज करके आप इंडिया में वापस डालें, तो आप भले आपको 1% स्प्रेड बने उसके ऊपर लिवरेज पार्ट पे, लेकिन अगर आपने 6-7 टाइम कर लिया तो आपका 7% वहां बन जाता है और 6% आपको ऐसे ही बनता है। सो 13 से 15% शायद आपको डॉलर टर्म्स में NRIs को मिल जाए। उसमें ऑब्वियसली काफी सारा पैसा आएगा भारत में, तो इसके कारण करेंसी के ऊपर जो प्रभाव है वो शायद उल्टा हो सकता है। तो जो अभी तक एक तरफा गिरावट चल रही थी रुपए की, वो आप संभाल जाएगी और शायद यहाँ से बल्कि मैं कहता हूँ 2-3 रुपए वो शायद ऊपर भी हो जाए। तो एक जो नेगेटिविटी है वो निकल जाती है। दूसरी बात रहती है कि आपका वैल्यूएशन और ग्रोथ की स्टोरी कब करेक्ट होगी, उसमें शायद उसमें अगर आप टाइम ही स्पेंड करेंगे तो उसी से हो जाएगा करेक्शन। तो डोमेस्टिक कब तक खरीद सकते हैं, वो तब तक खरीद सकते हैं जब तक लोगों को यहाँ पे भरोसा रहेगा कि बाजार में पैसा बनता है। कितने दिन और लगेगा ये कहना बहुत मुश्किल है। अभी तक तो सस्टेन हो रहा है, इनफ्लोज भले ही थोड़े से कम हो गए, लेकिन अभी भी भारतीय निवेशक के अपनी उम्मीद बनाए रखा है कि हाँ यहाँ से भी आप निवेश करते रहें तो थोड़ा से मध्यम टर्म में आपको ठीक ठाक रिटर्न मिल जाए। ओके, बिल्कुल सही बात है और उसी उम्मीद में लोग बैठे भी हुए हैं और वही सपोर्ट भी बाजार को कर रहा है। और जिस तरह की बातें आप कह रहे हैं तो डेफिनेटली अगर रुपए में कुछ स्ट्रेंथ आती है तो इकोनॉमी को भी सपोर्ट मिलेगा और साथ साथ यहाँ पे FIIs को भी यहाँ की भी वापसी की उम्मीद करनी चाहिए। लगातार RBI की तरफ से जिस तरह के कदम उठाए भी गए हैं, इस बार में पॉलिसी में फोकस भी उस पर काफी ज्यादा था। सर, एक सवाल और, हर जगह चर्चा चल रही है कि इस साल रिसेशन की संभावनाएं काफी ज्यादा दिख रही है। क्या आपको भी लग रहा है कि ग्लोबल स्लो डाउन के संकेत आपको भी दिखने लगे हैं? क्या एक बड़ी मंदी के संकेत आपको भी दिख रहे हैं क्या? मंदी तो नहीं दिख रही है। आप बाजार देखें या इकोनॉमी, जब अभी जैसे US का लेटेस्ट जो जॉब डेटा आया है वो बल्कि इसलिए मार्केट गिरा क्योंकि जॉब डेटा बहुत बढ़िया था, बहुत सारे लोगों को जॉब मिल रही है और अनएम्प्लॉयमेंट लेवल्स कम हो रहे हैं। तो एक चीज जरूर हो सकती है कि मेरे हिसाब से डेट का रेट जो है वो सबसे अब शायद बॉटम आउट हो चुका है। यहाँ से इंटरेस्ट रेट आपके जो है ऊपर ही जाएंगे, भले वो भारत में हो या कहीं और किसी और देश में हो। और इसके कारण जो है थोड़ा सा आपको सॉवरेन डेट और कॉर्पोरेट डेट दोनों पर ध्यान देना होगा। कॉर्पोरेट डेट का इंडिया में कम से कम प्रॉब्लम नहीं है। सॉवरेन डेट का बोथ इंडिया और US में इश्यू है, स्पेशली यूएस में, क्योंकि वहां पे फिलहाल डेफिसिट काफी हाई है। और जो उनको आदत पड़ गई थी इतने सालों से कि वो 1% से कम क्वार्टर% ये वो रेट पे आप बोरो कर रहे थे, अभी आपने 4.5-5% अगर आपको देना पड़ गया तो ऑब्वियसली अर्थव्यवस्था पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आता है इसका। तो ये चीज जरूर है। उसके साथ साथ जो नए फेड चेयरमैन आए हैं उन्होंने ऑलरेडी घोषणा कर दी है कि वो अपना फेड का बैलेंस शीट 2 ट्रिलियन के आसपास कम करना चाहते हैं। तो इसमें हालांकि थियोरेटिकली इसको कम करने में रिजर्व रेशियो कम करके कोई खास फर्क नहीं पड़ना चाहिए बाजार के ऊपर, लेकिन इस तरह का कभी काम हुआ नहीं। तो थ्योरी और प्रैक्टिस में कितना अंतर है वो हमको पता चलेगा जब वो करना शुरू करेंगे कि उसमें इंटरेस्ट रेट स्पाइक हो जाता है, मनी मार्केट बहुत टाइट हो जाता है कि नहीं, कि वो स्मूथली काम हो जाता है। अगर स्मूथली हो जाता है तो कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए। अगर कहीं ना कहीं मार्केट को कन्विक्शन नहीं आए कि ये जो करना चाहते हैं वो ठीक से हो रहा है, तो हो सकता है कि आपको इंटरेस्ट रेट स्पाइक आ जाए। तो वो सब अगर आप देखेंगे तो भारत के लिए थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारा इंटरेस्ट रेट और इंटरनेशनल इंटरेस्ट रेट, US का इंटरेस्ट रेट, वो स्प्रेड जो है वो अभी शायद हिस्टोरिकली सबसे लो है। और इसका एक और कारण था जो प्रभाव पड़ रहा था करेंसी के ऊपर। तो अगर उनका इंटरेस्ट रेट स्पाइक हो जाता है तो फिर या तो हमको भी रिएक्ट करना पड़ेगा या फिर हमारे लिए फिर से आउटफ्लो का प्रॉब्लम शुरू हो सकता है। ये अभी फिलहाल स्पेकुलेटिव है, ऐसा नहीं है कि किसी ने कुछ कर दिया है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये आपको थोड़ा सा नजर ध्यान रखना चाहिए कि वहां पर US फेड का क्या रवैया रहेगा। चलिए, अब देखते हैं आगे किस तरह की स्थिति बनती है। सर, अब आखिरी सवाल आपसे मैं जानना चाह रहा हूं, अगर दुनिया भर के बड़े बाजारों की अगर बात करें तो कौन सा बाजार आपको अभी इस माहौल में ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है? भारत का बाजार, US, चाइना, कोरिया, कौन से बाजार आपको ज्यादा बेहतर दिख रहे हैं? देखिए इस वक्त तो एक जैसे मैंने कहा 2-3 ही थीम्स चल रही हैं, जिसमें से AI शायद ओवर प्ले हो चुका है। आप जानते ही हैं कि कभी भी मार्केट का टॉप तब बनता है, बहुत बड़े बड़े IPO आते हैं। और इस वक्त 3 ऐसे IPO आ रहे हैं। 75 बिलियन का सबसे दुनिया का सबसे बड़ा IPO भी आने वाला है, उसके बाद 2 और। तो शायद हो सकता है कि इसके बाद बाजार वहां पर थोड़ा ठंडा हो जाए। जो चीज नहीं
जो चलती रहेगी शायद वो है कमोडिटीज मार्केट, क्योंकि कमोडिटीज में साइकिल जो अभी शुरू हुई है। तो कमोडिटीज में अनफॉर्चुनेटली इंडिया नेट बहुत ज्यादा फायदे में नहीं रहता है, क्योंकि हम नेट इंपोर्टर हैं। एनर्जी को छोड़ के भी अगर आप देखें तो हमारे पास मेजर कमोडिटीज खाली स्टील और एल्युमिनियम। तो ब्राजील जैसी कंट्री जो है वहां पे काफी फायदा होगा उनको, कनाडा में होगा, ऑस्ट्रेलिया में होगा। बट ये कोई बहुत बड़े मार्केट्स नहीं है। तो अगर आप बड़े मार्केट्स को देखें तो एक्चुअली ले दे के चाइना, यूएस, इंडिया ही रहता है। चाइना में कोई खास पैसा बनता नहीं है, तो इसलिए इंडिया और यूएस रह जाता है। तो फिलहाल दो तीन कंपनियां हैं जैसे टीएसएमसी, जो कि कोरिया और ताइवान को अट्रैक्टिव बना के रखे हुए हैं इस वक्त। लेकिन अगर वो सेमीकंडक्टर का मार्केट भी पीक आउट होता है इसके साथ, तो वो भी शायद करेक्शन फेज में जा सकते हैं। तो लाइक जैसे मैंने कहा कि डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है ये आप रख सकते हैं, क्योंकि ये कहना कि कब किस जगह क्या वैल्यूएशन पे मार्केट बोलेगा कि बहुत बस हो गया, ये कहना बहुत मुश्किल है। तो इस वक्त मैं यही कहूंगा कि थोड़ा इंडिया से भी बाहर जाके विदेश में भी निवेश करें और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखें। ओके, बिल्कुल, इसीलिए मैंने पूछा भी कि सर कौन से कंट्रीज में जहां अपॉर्चुनिटी दिख रही है। सर जाते जाते ये बता दीजिए आईटी को लेकर, हालांकि मैं जितने भी एक्सपर्ट्स आते हैं उनसे पूछ ही लेता हूं, आपका नजरिया क्या है आईटी को लेकर? क्या अभी है समय, अभी रुकना चाहिए? मुझे आईटी में इस वक्त भी कोई समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा बिजनेस मॉडल जो है इंडियन कंपनीज का सक्सेसफुल रहेगा। बिकॉज अभी तक इंडियन कंपनीज यही कह रही थी कि जब एआई का यूज होना शुरू होगा इंडस्ट्री के यूज उसमें, तो फिर उनको हमारी जरूरत पड़ेगी। अब इसके सामने आप देखिए दो चीजें हो चुकी हैं। एक, एंथ्रोपिक जैसी कंपनी जो क्लाउड बनाती है उसका रन रेट ऑफ रेवेन्यू कुछ 40-50 बिलियन डॉलर हो चुका है। अभी तक कोई इंडियन आईटी की खास उसका डिमांड नहीं दिख रहा है। दूसरा, ये ओपन एआई, एंथ्रोपिक ने खुद ही बोल दिया कि हम आईटी सर्विसेज कंपनी शुरू करेंगे। अब ये आप समझिए कि कंपेयर टू इन इंडियन आईटी सर्विस कंपनी जिसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये थी कि वो ऑफशोर कर सकते थे, आउटसोर्स कर सकते थे। अब जो है, जो कंपनी खुद ही एआई मॉडल बना रही है वो कह रही है कि हम आपके साथ बैठ के आपका बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और उसके साथ साथ आपको स्पेसिफिकली कुछ एआई मॉडल बनाना है तो वो भी हम बना के दे देंगे। तो आप समझ सकते हैं कि इंडियन कंपनी का कॉम्पिटिटिव पोजीशन क्या रह जाएगी। तो मेरे लिए अभी भी सवालिया निशान है सामने कि मॉडल क्या रहेगा, किस तरह की कंपनियां इवॉल्व होंगी। मेरा खुद का मानना है कि नई कंपनियां आएंगी जो डोमेन स्पेसिफिक एक्सपर्टीज रखेंगी, जहां पर प्रोग्रामर से ज्यादा बिजनेस कंसल्टेंट्स रहेंगे, यानी कि कंसल्टिंग कंपनी जो है एआई को यूज करेंगी। और वो छोटी कंपनियां ही रहेंगी। ये ऐसे 4 लाख 6 लाख लोगों की जरूरत नहीं है आपके पास। वो 10-15 हजार लोग में भी आप दुनिया भर का काम कर सकते हैं, और उसके ऊपर भी फिर भी रेवेन्यू प्रेशर रहेगा। क्योंकि एक चीज और जो हम पहले नहीं देखते थे, पहले आप आदमी भेज देते थे, आपको जो भी अर्निंग्स आती थी वो नेट होती थी। अब आप आदमी के साथ साथ उसको एक क्लाउड का सब्सक्रिप्शन खरीदना पड़ता है, जो कि आप नहीं अर्निंग कर रहे हैं, वो क्लाउड अर्निंग कर रहा है। तो उसमें भी आपका खर्चा बढ़ गया। तो नेट नेट इंडियन कंपनीज जो है मेरे हिसाब से सस्ती जरूर हो गई हिस्टोरिकल कंपैरिजन में, लेकिन वो मेरे अभी भी क्या करेंगी आगे जाके ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। ओके, अभी भी क्लैरिटी का इंतजार है, कुछ और क्वार्टर्स इंतजार करें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि एक तरफ से कॉस्ट भी और रेवेन्यू विजिबिलिटी को लेकर भी यहाँ पर अनिश्चितताएं काफी ज्यादा है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सर, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया। बिजनेस 24 टीवी की पूरी टीम और हमारे दर्शकों की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच सर, ध्यान रखें सर। चलिए, इसी तरह के दिग्गजों को हम लगातार आपको अपने प्लेटफॉर्म पे लाते रहेंगे और बताएंगे कि बाजार को लेकर किस तरह का मूड है, क्या सेंस है, और आपको कब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कब आपको एग्जिट करना है। ऐसे गाइडेंस लगातार इस प्लेटफॉर्म के जरिए आपको मिलते रहेंगे। तो आप देखते रहिए हमारा प्लेटफॉर्म बिजनेस 24 टीवी। नमस्कार।